हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। वी आर राजपाल सिंह तूर। सरबजीत तूर। और वेलकम है आप सभी लोगों का, जितने लोग अभी प्रेजेंट हो चुके हैं लिव 360 के फर्स्ट बैच के फर्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। और आप सब लोगों का यहाँ स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम में थ्रू आउट आप चलते रहेंगे, ताकि हम लोग आपको गाइड कर पाए कि किस तरह से एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी वेट आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आप सब लोगों ने ये सुना होगा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि यार मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मुझे तो कभी कोई वीकनेस नहीं होती, और मैं तो कभी कोई थकावट फील नहीं करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उन्हें लगता है कि अगर कोई थकावट नहीं हो रही है और उन्हें कोई कोई बीमारी अभी नजर नहीं आई है, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से हेल्दी है। लेकिन ये दो पैमाने ही आपकी टोटली हेल्थ के पैमाने नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और बहुत पैमाने हैं जो जिनकी वजह से हमें परफेक्ट हेल्थ होने का पता लगता है। आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट की ओवरऑल फंक्शनल एफिशिएंसी के साथ साथ में इन तीनों का टोटल अलाइनमेंट होना ही एक हेल्दी वेट और एक परफेक्ट हेल्थ को डिफाइन करता है। अगर मैं बात करूं, जैसे यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट की तीनों की एक अलाइनमेंट होनी चाहिए। जैसे कई बार हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो अच्छा फील कर रही होती है, ठीक है, मैं एक्टिव हूं, लेकिन माइंड कई बार लेजीनेस फील करता है। माइंड को लगता है, माइंड कई बार हमारी बॉडी का साथ नहीं दे रहा होता, कई बार थकावट से फील कर रहा होता है, उसका जी नहीं करता, मन नहीं कर रहा होता कि मैं काम करूं, स्ट्रेस में होता है। तो लगातार अगर आप स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी फिजिकली तो काम करी जा रही है, लेकिन माइंड में आपका जो सीपीयू है वो स्ट्रेस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप टोटली और परफेक्ट हेल्दी नहीं है। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही, माइंड एक्टिव है, और बॉडी जो है उसको नहीं लग रहा कि आज मैं मतलब वो उठ नहीं पा रही, या इस तरह से आपके माइंड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब तब भी आप हेल्दी नहीं। तो इन तीनों का, आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट का एक अलाइनमेंट में हो जाना ही आपकी परफेक्ट हेल्थ और एक टोटल हेल्थ को आपको डिफाइन करता है। देखिए, हैप्पीनेस जो है वो एक इंटरनल फीलिंग है, पर ये इंटरनल फीलिंग भी जब तक आप साउंड हेल्थ को, एक परफेक्ट हेल्थ को एंजॉय नहीं करते, तब तक आपको ये इंटरनल फीलिंग भी नहीं आ पाएगी। अगर मैं एडल्ट्स की बात करूं, तो उनका करियर, उनकी सोशल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ और में ये जो हैप्पीनेस है, ये जो फीलिंग है हैप्पीनेस की, वो डिपेंड करती है कि उनकी सक्सेस कहां तक उनको लेके जाएगी। अगर हैप्पी नहीं है काम करते हुए, साउंड माइंड, साउंड बॉडी अगर नहीं है, तो वो जिंदगी में सक्सेस नहीं ले पाएंगे। इसी तरह से अगर चिल्ड्रंस की बात करें, अगर किड्स की बात करें, तो उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो भी उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर, उनकी टोटल परफेक्ट हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ब्रॉडली बात करें, इस प्रोग्राम की फिलॉसफी क्या है? कभी भी सिर्फ शॉर्ट टर्म वेट लॉस या शॉर्ट टर्म वेट शेडिंग हमारा एम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं। हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स के नाम पर आपको क्या क्या बेचा जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते उसके लॉन्ग टर्म आपको कितने ज्यादा नुकसान हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म डाइट्स, क्रैश डाइट्स, फैट डाइट्स, सबसे पहले तो हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कर देते हैं। कैलोरी डेफिशिएंट नहीं, हम लोग न्यूट्रिशन से बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। और आप देखोगे कि आप में फटीग, वीकनेस रहने लग जाएगी। कम खाने से डिहाइड्रेशन हो जाती है और लोग बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं। तो हमें सबसे पहले हेल्दी वेट को मैनेज करना है, उसके बाद लॉन्ग टर्म में हमें एक हेल्दी लिविंग की तरफ अपना गोल रखना चाहिए। और ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये एक महीने में नहीं हो सकता। आपकी आदतें सही होनी चाहिए, आपको सही तरीके से एजुकेशन मिल जाए, आप अवेयर हो जाए अपने बारे में, आप अंदर से सोच सकें, खुद अपने बारे को अवेयर कर सके, डिसिप्लिन कर सके, तभी ये चीज अचीव हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं कि सिर्फ वेट मशीन के ऊपर वेट करना क्या इनफ है, नहीं। हमारी पूरी बॉडी की कॉम्पोजिशन
ही बताती है हम किस तरीके से हेल्थ को अपने डिफाइन कर पाते हैं। सिर्फ वेट लेने से नहीं पता चलता हम कितने हेल्दी हैं। पूरे बॉडी में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, ओवरऑल इंसान हो सकता है कि वो देखने में पतला हो लेकिन उसमें विसरल फैट बहुत ज्यादा हो सकता है आप देखने में हेल्दी लग रहे हो लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो है। तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है कि बॉडी का फैट कंपोजिशन क्या है, वेस्ट पर सर्कमफ्रेंस क्या है, वेस्ट टू हिप रेशो क्या है, विसरल फैट क्या है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म क्या है, ये सब चीजें जाननी जरूरी है। और आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, आपके ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं नेचुरली, वो हमें पता लग सकता है कुछ स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट से। हमारे अंदर लिपिड प्रोफाइल हमारा यानी कि ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, एलडीएल, एचडीएल, ये सभी हमारी हेल्थ को बहुत इफेक्ट करते हैं। थायराइड हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है तो उसकी स्क्रीनिंग, लीवर फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है उसकी स्क्रीनिंग, आपके ग्लूकोज लेवल्स कितने हैं, वो बिल्कुल डाउन तो नहीं जा रहे या बहुत ज्यादा स्पाइक तो नहीं हो रहे हैं, वो भी पता करना जरूरी है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सभी मिलके हमारे हेल्थ को संपूर्ण लुक देते हैं, इसलिए इन सभी का पता होना जरूरी है। ये सब नाम हम लोग ग्रुप में डाल देंगे ताकि आप ये सब टेस्ट करा सके। देखिए, वेट को मेजर करने का अक्सर जब भी हम लोग वेट को मेजर की बात आती है तो एक पॉपुलर तरीका क्या है, दैट इज BMI। अक्सर डाइटिशियंस भी बोल देते हैं या डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अपना आप BMI चेक करवाइए। मतलब एक प्रॉपर, ये एक सरफेस पे मेजरमेंट का एक तरीका है कि हमारा वेट ज्यादा है या नहीं। BMI होता क्या है, ये एक रेशो है, वेट इन किलोग्राम्स और हाइट इन मीटर्स में। और हम लोग रेशो निकालते कैसे हैं, आपका वेट किलोग्राम में कितना है और जितनी आपकी हाइट है मीटर्स में, उसका आप स्क्वायर कर लीजिए तो आपको एक नंबर मिलेगा। और अगर ये नंबर 18.5 से लेस आता है तो इसका मतलब है आप अंडर वेट की कैटेगरी में हैं, यानी कि आपका जो इतना नॉर्मल वेट होना चाहिए था उससे कम है। अगर ये नंबर जो है, ये रेशो जो है वो 19 से 24.9 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव योर वेट इज वेरी मच नॉर्मल। और ये BMI इंडेक्स या BMI नंबर जो है अगर आपका 25 टू 29.9 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स ओवरवेट कैटेगरी। यस। इसका मतलब ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें आपको अब जागरूक हो जाना चाहिए, आपको जाग जाना चाहिए कि मैं भाई ज्यादा वेट की तरफ जा रहा हूँ और मुझे कोई ना कोई मेजरमेंट्स, मुझे कोई ना कोई मेजर्स लेने चाहिए ताकि मैं उस कैटेगरी में जा पाऊँ। और अगर ये BMI इंडेक्स 30 से ऊपर है, ग्रेटर देन 30 है, देन यू आर नाउ ऑलरेडी इन द ओबीज कैटेगरी। तो यहाँ तो आपको बिल्कुल सीरियस हो जाना चाहिए कि भाई मुझे अब तो अपने अपने बारे में, अपने वेट के बारे में, उसको मैनेजमेंट के बारे में सोचना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि BMI इज जस्ट द डिवीजन ऑफ हाइट एंड वेट, तो ये दो ही चीजें कंसीडर करता है, सो इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक फॉर्मूला। बट BMI में आपका स्ट्रक्चर, आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी मसल्स, इसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो कई बार जो है वो रिजल्ट्स देखने में अलग आते हैं बट असल में वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कमजोर स्ट्रक्चर वाले पर्सन में हो सकता है मसल मास बहुत कम हो लेकिन फैट ज्यादा हो बट उसका BMI स्केल के ऊपर नॉर्मल आएगा। बट अगर कोई प्लेयर है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता है तो उसका मसल मास ज्यादा होगा बट फैट बहुत कम होगा, अच्छी हाइट है बट उसका BMI जो है वो ज्यादा आएगा। तो सतही तौर पर जो कि एक रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाती है। सो इसलिए बॉडी फैट को भी कंसीडर करना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, आपकी वेस्ट की सरकमफ्रेंस, आपकी हिप की सरकमफ्रेंस, उसका रेशो लेना जरूरी है। या तीनों चीजें जब हम इकट्ठे करते हैं तो सिर्फ ओबीस या ओवरवेट की बात नहीं, ये चीज भी पता लग जाती है कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है जैसे डायबिटीज है, हार्ट अटैक है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, इस तरीके की क्रोनिक प्रॉब्लम्स के कितना ज्यादा आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। सो वेस्ट टू हिप रेशो अगर मेन में 0.95 से कम या बराबर है तो ये सही है। विमेन में वेस्ट टू हिप रेशो जो है वो 0.88 से कम या इसके बराबर रहनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो काफी अलार्मिंग सिचुएशन रहती है। अब देखते हैं हेल्दी वेट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। आजकल अगर देखें, आजकल के जमाने में के जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज है,
ज्यादा ब्लड प्रेशर रहना, काफी तरह के कैंसर जो है, हार्ट डिजीज जो है, डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज जैसे मैंने पहले बोला, ये सब जो लाइफस्टाइल डिजीज है, इनका जो मेजर फैक्टर है दैट इज ओबिसिटी। यस। और अगर हम अपना वेट मैनेज कर लेते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो हम इन सब क्रॉनिक डिजीज से, इन लाइफस्टाइल डिजीज से बच सकते हैं। और जब आपका वेट मैनेज रहने लगेगा, हो जाएगा, तो आपको एक अंदर से एक बहुत बढ़िया, एक जबरदस्त फीलिंग आपको आने लगेगी, आप अच्छा फील करेंगे अंदर से। और अपनी लाइफ में, अपने दिन भर की चर्या में आप मोर एनर्जेटिकली आप काम कर पाएंगे। अब देखिए, ज्यादा ओबीज लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, कई बार आपने उनको कहते हुए सुना होगा कि यार मेरे को ये ड्रेस फिट नहीं आ रही, मेरे को ये ड्रेस सूट नहीं कर रही है, इसमें मैं झल्ला लग रहा हूँ, इसमें मैं कुछ और, ये तो छोटा हो जाता है, ये आगे को आ जाता है, ये समथिंग लाइक दैट। इस तरह की बातें हम लोगों को सुनते हैं, ये मेरे को ये मैच नहीं कर रहा, ये मेरे को प्रॉपर फिट नहीं आ रहा। जब हम लोग अपने वेट को मैनेज कर लेते हैं और हम एक टॉन्ट बॉडी को हासिल करते हैं, तो आपके ऊपर ड्रेसेस जो हैं वो जबरदस्त लगने लग जाते हैं। आपका जो सेल्फ इमेज है वो बढ़ जाता है। और आपको पता ही है कि आप अपने सेल्फ इमेज से ज्यादा अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। योर सेल्फ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस इन एवरी वेंचर ऑफ योर लाइफ। तो इसका मतलब क्या बना कि वेट को मैनेज करना कहीं ना कहीं जाके आपके बैक ऑफ द कॉन्शियस माइंड में सक्सेस पे डिपेंड करता है कि आपकी सक्सेस लाइफ में कहाँ मिल रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, इट्स मैं जस्ट ये नहीं कह रहा कि जो ओबीज लोग हैं वो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन सेल्फ इमेज कहीं ना कहीं लो रहती है, और उनका जो बोलने का तरीका, बोलने का जो लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है। और अब अगर देखें, जब आप टोन बॉडी और एक जबरदस्त लुक आपको मिलेगा, क्योंकि आपका पहरावा अच्छा हो जाएगा, आपको बढ़िया तरीके से ड्रेसेस आने लगेंगी, तो आसपास के जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो नेबर्स हैं, वो आपकी और रेस्पेक्ट करने लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि वेट मैनेजमेंट करने के लिए हमें ये जो फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन फैक्टर्स, इन की कंपोनेंट्स के ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर जो हमने लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और देखा जाए तो ये हमारे बस में भी नहीं है, और ये हमारे बस में आ सकता है अगर हम इसके बारे में ज्यादा अवेयर हो जाए तो। सबसे पहला है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन आते हैं। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूं तो ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारी डाइट में, डेली डाइट में जिनकी जो क्वांटिटी है वो हमें ज्यादा चाहिए होती। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। और माइक्रो न्यूट्रिशन में हमें विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए जिनकी क्वांटिटी हमारी डेली डाइट में हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो आप इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डेली डाइट में चूज करिए, अपनाइए, जिनका जीआई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम रहे, और आपकी बॉडी के ऊपर ग्लाइसेमिक लोड जो है वो इस तरह का जाए कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो एकदम से शूट अप ना करे। और गुड फैट्स को अपनी अपनी जो डेली डाइट में आप ओमेगा 3 यूज कीजिए, अच्छे फैट्स को अपनी डाइट में आप यूज कीजिए। और माइक्रो न्यूट्रिशन, इनके बारे में जो मल्टी विटामिन हैं, हम एक और सेशन करेंगे उसके बारे में, फिर आपको डिटेल में बताएंगे। और ये जो प्रोटीन है इनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सेकंड, अगर मैं बात करूं फिजिकल एक्टिविटी की, देखिए आपका रोजमर्रा का जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी एक्टिविटीज हैं, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं या आप एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके वेट के ऊपर। यस। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वेट प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएगा। तीसरी, अगर मैं बात करूं स्ट्रेस लेवल की, स्ट्रेस लेवल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके ओबिसिटी के ऊपर। स्ट्रेस लेवल, आजकल की जो लाइफस्टाइल अगर हम देखें, आजकल का जो रोजमर्रा का हमारा जो जीवन है, जो हम लोग जिस तरह से हम लोग अपनी एक्टिविटीज करते हैं या जीते हैं उसमें, तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना या जीरो करना इम्पॉसिबल है। ये जीरो नहीं हो पाएगा। मैं अगर ये आपको बोलूं कि नहीं भी आप अपने, तो ये कहीं भी नहीं हो पाएगा। जो जब हम काम कर रहे हैं अपने फील्ड लाइफ में, तो स्ट्रेस तो आना संभव है, पर क्या आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आता है?
दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। क्या आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आता है? क्योंकि फिर मैं एक बार अभी फिर कह रहा हूं कि स्ट्रेस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ओबेसिटी। अगले जो 3 पॉइंट्स हैं, गट हेल्थ, लीवर हेल्थ और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये अभी मैम आपको क्लियर करेंगे। और ये 3 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन आपको डिसाइड करेगा कि आप अच्छे तरीके से वेट को मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर इनमें गड़बड़ है तो फिर डेफिनेटली चाहे आप कोई भी टोने टोटके अपना लो, वेट जो है मैनेज नहीं हो पाएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी डाइट में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट बताती है कि 73% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, जो शहरी पॉपुलेशन है, वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। देखिए सुनने में कितना लगता है कि उनको अपनी डाइट में यही नहीं पता कि हम लोग ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें हमें प्रॉपर मात्रा में हमारी जो वेट है उसके अकॉर्डिंगली जो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चाहिए वो प्रोटीन हमें नहीं मिल रहा। और अलार्मिंग एक रिपोर्ट बता रही है कि 90% ऑफ द पीपल आर अनअवेयर ऑफ देयर प्रोटीन डाइट। मतलब इसके बारे में उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें क्या हमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। प्रोटीन एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी की एवरी मोमेंट एवरी फंक्शन में, चाहे वो ग्रोथ और रिपेयर हो। ग्रोथ इन द ग्रोथ ईयर्स में बच्चों की अगर मैं बात करूं और एल्डर्स की बात करूं, और सेल की रिपेयर और टीयर और वियर जब होती है तो उनको रिपेयर में प्रोटीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान है। इम्यून सिस्टम में, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स में प्रोटीन्स बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक न्यूट्रिएंट के तौर पे रखते हैं। दूसरा देखा जाए तो अगर हम लोग अपनी डाइट एक प्रोटीन रिच डाइट रखते हैं तो जो हमें खाने, जैसे हम लोग ने ब्रेकफास्ट लिया फिर लंच तक हमें जो काफी खाने की क्रेविंग्स होती हैं, फिर लंच लेते हैं उसके बाद डिनर तक फिर हमें दोबारा क्रेविंग होती है कि यार मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, मैं बाहर का कुछ भी खा लेता हूँ, यार मेरे को भूख लगी है। और एकदम से मैं टूट पड़ता हूँ उसके ऊपर जो क्रेविंग्स हो रही हैं, जो मैं एकदम से मुझे लगता है कि यार मैं क्या करूं कि मेरे को भूख लगी जा रही है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो आपको इस तरह की क्रेविंग्स जो है वो नहीं आएंगी। प्रोटीन की तो मैं बात कर रहा हूं कि प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। एक वर्ड और मैं और ऐड करना चाहूंगा कि राइट प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। अब ये राइट प्रोटीन क्या होता है, इसका एक और सेशन हम लोग करेंगे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि राइट प्रोटीन कौन सा होता है। अभी तो सिर्फ आप प्रोटीन के बारे में ही, इन प्लांट रहेगी, रिच डाइट रहेगी, तो आपको खाने के बीच में क्रेविंग्स नहीं होंगी। अगर आप आलतू फालतू का ज्यादा नहीं खाएंगे, ओवर नहीं खाएंगे, ओवर कैलोरीज नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली फिर वेट जो है वो मैनेज होगा। खाने को बंद नहीं करना, लेकिन खाने को भी मैनेज करना है आपको। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा आपसे, कई बार जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर्स जो है काफी तरह के परहेज बताते हैं, तो उसी परहेज में उनको प्रोटीन जो है प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता। अगर राइट प्रोटीन और रिच प्रोटीन डाइट अगर आप लेना चाहें, लेते हैं, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट भी है, तो प्रोटीन क्या करता है कि एकदम से जब सुबह उठ के जब डायबिटिक पेशेंट खाना खाता है तो उसका एकदम से शुगर लेवल जो है वो शूट अप करता है। और अगर प्रोटीन रिच डाइट वो लेगा तो वो ग्लूकोज लेवल जो है वो धीरे धीरे फिर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वो सारा दिन जो है फिर वो एनर्जेटिक फील करेगा। तो प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी डाइट में। अब इसका मतलब क्या बना कि जितना कैलोरी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उतना ही हम लोग कैलोरी एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर जितना यूज कर रहे हैं, तो वेट जो है वो हमारा बैलेंस रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर कैलोरी कंजम्पशन हमारी ज्यादा है, हमारी यूजेज से कैलोरी हम लोग जितना बर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं, तो आप खुद कॉमन सेंस है कि वेट आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कैलोरी कंजम्पशन अगर कम है, कैलोरीज को यूज करने में, यूज मतलब ज्यादा हो रही है और कैलोरीज जो है हम लोग कम ले रहे हैं, तो वेट डेफिनेटली बढ़ने, सॉरी मैं क्या बोला मैंने, कैलोरी अगर कंजम्पशन आपकी कम है कैलोरीज यूज करने से, तो वेट आपका जो है
वो डिक्रीज होने वाला है, और आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी डेफिनेटली रोजमर्रा में घटने वाली है। ओके। तो ऐसी बहुत से हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स भी हैं जो कि वेट लॉस या वेट गेन दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारी गट हेल्थ, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है। आपने सुना ही होगा कि जो हमारा सेकंड ब्रेन है वो हमारी गट है, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें हमेशा सुनने में आता है कि यार मुझे गट फीलिंग हो रही है, तो हम कई बार अपने जैसे पेट से सोचते हो। अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हमारा खाने का मन नहीं करता है, या कई बार हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा मीठा खाने को बहुत ज्यादा मन करता है। तो हमारे स्ट्रेस लेवल्स, हमारा मूड, हमारी ईटिंग हैबिट्स वो डायरेक्टली रिलेटेड। और बॉडी के जो सभी ऑर्गन्स हैं उनकी सेहत और उनको किस तरीके का न्यूट्रिशन सप्लाई होगा वो हमारी गट की सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करता है। एक्चुअली आज का जिस तरीके का हमारा रूटीन हो गया है, हम टाइम पर खाते नहीं है, हम बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं, तला भुना खाते हैं, या स्नैक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो हमारा जो गट हेल्थ है वो बहुत ही, और गुड बैक्टीरिया दोनों ही रहते हैं, न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और सभी अंगों को स्वस्थ रखते हैं, हमारे मैकेनिज्म को सही से रखते हैं। लेकिन जो बैड बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जब आप शुगर खाते हो, जब आप फैट खाते हो, वो उसके ऊपर पनपते हैं। तो अगर आपके पेट में शुगर और फैट्स की क्वांटिटी ज्यादा है आपकी डाइट के अंदर, आपका जो गट है वो डायबिटिक और ओबीस गट बनता जा रहा है, तो ये बैड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे और आप नेचुरली जो है वो वेट गेन भी ज्यादा करने वाले हो। अगर आप ब्लोटेड फील करते हो, कॉन्स्टिपेटेड फील करते हो, तो ना तो आप सही टाइम पर खाओगे, ना ही आप सही क्वांटिटी में खाओगे, तो क्या होगा, सब सारा सिस्टम अपसेट होगा, नेचुरली आप वेट गेन करोगे। सेकेंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है हमारा लिवर। हम सभी जानते हैं कि लिवर का डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है, और ये एक हमारी बॉडी के फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी हम खाते पीते हैं ना, वो सारा जो फिल्ट्रेशन का काम है, सफाई का काम है, वो हमारा लिवर ही करता है। जो हमारा डाइटरी हम फैट लेते हैं, खाने में जो भी फैट लेंगे उसको पचाने का काम, हजम करने का काम जो है वो लीवर ने ही करना है, यानी कि लीवर फैट को बर्न करता है। बॉडी में एक्सेस फैट है उसको भी इसने बॉडी से बाहर रिमूव करना है। अगर आपका लिवर अनहेल्दी है तो आपके न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से प्रोसेस नहीं होंगे, फैट भी अच्छे से प्रोसेस नहीं होगा, और होगा क्या कि जितना भी एक्सेस फैट है वो आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में जमा होने लग जाएगा, जिससे कि मोटापा बढ़ने लग जाता है। जो आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो उसमें से जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म भी लिवर नहीं करना है। अगर वो अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो वो कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज है वो भी नेचुरली फैट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो लिवर हेल्थ बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लोगों को सिर्फ डायबिटीज के बारे में पता है, बट उससे पहले क्या सिचुएशन रहती है जिसे हम बहुत आसानी से बचा सकते हैं, और इस सिचुएशन में हम ना ही आए तो ही अच्छा रहेगा, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए, ग्लूकोज को यूज करने के लिए बॉडी में इंसुलिन की जरूरत है, और वो पैनक्रियाज बनाते हैं। अब कुछ केसेस में क्या होता है, गलत हैबिट्स, गलत लाइफस्टाइल के कारण हमारी ही बॉडी के सेल्स उस इंसुलिन को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो इंसुलिन ग्लूकोज को हमारी सेल्स तक पहुंचाना बंद कर देता है, तो हमारे सेल्स जो है वो एनर्जी ले ही नहीं पाते हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा थकावट में रहने लग जाते हैं। अब ग्लूकोज बॉडी में बढ़ने लग गया है, इंसुलिन तो है, लेकिन पैनक्रियास को क्या लगता है कि क्योंकि ग्लूकोज बढ़ा हुआ तो और इंसुलिन बढ़ाया जाए। इसका मतलब ज्यादा इंसुलिन बन रहा है, ग्लूकोज भी ज्यादा ही लेवल हायर हो रहा है। और अगर ये सिचुएशन बहुत देर तक बनी रहे, आपके सेल्स बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाए इंसुलिन के, तो हमेशा ही आपका ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड रहेगा। इसके कारण क्या होगा, आपका वेट गेन होगा, प्री डायबिटिक सिचुएशन बनती है, और आगे चल के यही सिचुएशन कंट्रोल ना की जाए तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल के बेसिस को बहुत ज्यादा अच्छे से ठीक करने की जरूरत है। तो अभी जो फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए, और ये जो 3 फैक्टर्स हम लोगों ने देखे, उससे पहले जो मैंने बात करी, अगर उन फैक्टर्स में गड़बड़ रहेगी तो हमें अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करने में दिक्कत आने वाली है, एंड वाइस वर्सा। और अगर लाइफस्टाइल को मैनेज करने में दिक्कत आ रही है तो वो सारे फैक्टर्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं
फिर वो भी बिगड़ जाएंगे, तो एक साइकिल चल पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि वेट को मैनेज करने में बहुत बड़ी अड़चन अड़चन पैदा हो सकता है। जैसे दैट इज योर प्रॉपर स्लीप, एडिक्वेट स्लीप। 6 से 8 घंटे की नींद अगर आप ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो गड़बड़ आने वाली है। देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन हाउ वेल यू स्लीप एंड योर फिजिकल एक्टिविटी, डाइट एंड योर स्ट्रेस लेवल्स। देखिए किस तरह से ये जुड़े हुए हैं आपस में। अगर किसी कारणवश आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, साउंड स्लीप आपने नहीं लिया है, तो आप सुबह जो है एक इरिटेटेड से फील करोगे। आपका दिन की शुरुआत जो होएगी वो बहुत ही खराब होने वाली है। उसके बाद आपके काम में, जब आप काम में जाओगे तो वहां आपकी परफॉर्मेंस फिर अफेक्ट होने वाली है। और जब आप स्ट्रेस में काम करते जाओगे तो जल्दी ही एक्सर्शन फील करोगे। फिर एक्सर्शन से फिर दोबारा चिंता बढ़ेगी हमारी कि यार ये क्या हो रहा है। ओके, और ये एक्सर्शन और ये चिंता फिर दोबारा हमारी नींद के ऊपर इफेक्ट डालेगी, और फिर वही एक साइकिल चल पड़ेगा। पुअर स्लीप है, पुअर स्टार्ट ऑफ द डे है, पुअर परफॉर्मेंस है, एक्सर्शन है, चिंता है, फिर पुअर स्लीप है। तो स्ट्रेस जो है, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पाए तो आपका वेट मैनेज नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इंक्रीज ऑन योर वेट। तो यहां अब किया क्या जाए? देखिए, ये जो नॉलेज हम लोगों ने आपको अभी शेयर करी है, ये डेफिनेटली आपको पता होगी। हमें ये पता है कि आपको पता होगी, क्योंकि सभी को पता है कि सैर, सुबह सुबह सैर करने जाना चाहिए, सबको पता है। पर उसको अमल कितने करते हैं, इम्प्लीमेंट कितने कर पाते हैं? नॉलेज होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इम्प्लीमेंटेशन होना उस नॉलेज का, इम्प्लीमेंटेड नॉलेज इज पावर। तो यहाँ कितना, देखिए कई बार हमारा दिल करता है, कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि यार जो मुझे नॉलेज है, यहाँ जो नॉलेज बताई जा रही है, या जो मैंने कई जगह से, या मैं गूगल से मैं कई बार देखता हूँ, या कई बार मेरे पास इंस्टा के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर कभी कोई अच्छे आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं, तो उनको मैं अप्लाई करूँ। पर कभी कोई साथ ना होने की वजह से, कभी कोई साथ ना दे, जैसे सुबह सुबह सैर अगर अकेले करने जाएं तो दिल नहीं करता। हाँ, अगर 4-5 दोस्त उठा के ले जाएं तो फिर दिल करता है। इसका मतलब साथ चाहिए होता है। तो यहाँ जो हम लोगों ने कम्युनिटी की शुरुआत करी है, और ये कम्युनिटी आपको यही साथ, यही एसोसिएशन, यही मोटिवेशन देने वाली है, ताकि आप वो जो नॉलेज आपको मिली है यहाँ से, या जो आपको प्रीवियस नॉलेज है, उस नॉलेज को आप अप्लाई कर पाए। लेकिन होल इन ऑल जो भी बात है, जो हम लोगों ने अभी बात करी है, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपकी कमिटमेंट ही आपकी वेट मैनेजमेंट में और आपकी हेल्थ को अच्छे रखने में, उसकी सक्सेस में, आपकी कमिटमेंट और आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है, वही फैसला कर पाएगा कि आप इसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यू हैव टू implement that knowledge which we are sharing with you. Okay? के साथ ही आज का जो फर्स्ट सेशन है वो यहाँ एंड होता है, बट जैसा कि अभी बात की कि आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी कमिटमेंट बहुत जरूरी है।